अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर गबोल। आप देख रहे हैं फेस बुक और मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज बहुत बहुत मुबारक हो, पीटीआई और इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत और मिक्स अचार की छुट्टी कर दी। बड़े बड़े ब्रिज उल्टा दिए इमरान खान ने। जो बहुत बड़े दावे कर रहे थे पीडीएम वाले, मिक्स अचार वाले, कि इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया, इमरान खान की सियासत दफन हो गई है, अब सिर्फ पीडीएम होगी, मौलाना होगा, शोबाज शरीफ होगा, जरदारी होगा। मगर वक्त का हालात देखे, जो इन लोगों ने गड़ा खोदा इमरान खान के लिए, उसी के अंदर वो खुद गिर गए। हुआ कुछ यूँ कि ये 13 अकले कुल और इलेक्शन कमीशन के साथ बिठाकर इन लोगों ने फैसला किया था। इन लोगों ने सोचा था कि पीटीआई के चंद इस्तीफ़े हम मंजूर करते हैं जहां पीटीआई ने कम मार्जिन से 2018 में जीता हो। ये बात याद रखें कि कम मार्जिन से 2018 में पीटीआई ने जीता हो वो इलेक्शन। तो इन लोगों ने सर जोड़कर बैठ के 10 से 12 हल्के इन लोगों ने निकाल लिए, जिसमें से 9 इस्तीफ़े मंजूर करते हुए ज़मनी इंतखाब का ऐलान किया था। तो हुआ कुछ यूँ कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत और पीडीएम के वोट बनते थे वो तकरीबन 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के करीब बनती थी। पीटीआई ने जो 2018 में सीट जीते थे उनकी इतनी मार्जिन नहीं थी जीत की, मगर इन लोगों ने बैठकर ये फैसला कर दिया था ये हमारे सारे मजबूत हलके हैं जहां से हम जीत सकते हैं। जी नाजरीन, आप सही सुन रहे हैं। इन लोगों ने बोला कि ये हमारे मजबूत हलके हैं, ये हमारे गढ़ हैं, और इमरान खान इन्हीं गढ़ में घुसकर, इनकी घरों में घुसकर उनको शिकस्त दिया। तो अपने लिहाज से ये मजबूत समझने वाले कुछ हलके वो भी न संभाल सके तो आम इंतखाब होंगे तो इस पीडीएम का, मिक्स अचार का क्या हशर होगा, क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जो गड़ा इमरान खान के लिए खोदा गया उसी के अंदर वो गिर गए। हुआ कुछ यूँ कि जिस जिस हलके से इन लोगों ने वोटिंग कराई गई वहाँ इमरान खान 7 हलकों में खुद इलेक्शन में खड़े थे। उसके बाद एक हलके में शाह महमूद की बेटी थी, इमरान खान 7 में से 6 हलके जीत गए। एक इबरतनाक शिकस्त वहाँ हुई। तो इमरान खान ने वन साइडेड वो हलके जीत गए। इन लोगों की जो मार्जिन देखा जाए, इन लोगों ने सोचा था कि कम मार्जिन से पीटीआई जीती है। इससे पहले कहते थे कम मार्जिन से पीटीआई जीती है, हम इससे आसानी से सीट निकाल लेंगे। मगर हुआ कुछ यूँ कि जहाँ से इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ा वहाँ भारी अक्सरियत से इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत और पीडीएम को शिकस्त दी। वहाँ की मार्जिन कहीं पे 20,000, कहीं पे 30,000, तो कहीं पे 35,000 तक है, तो कहीं पे 5 से 10,000 का लीड भी है। जो कराची मलिर से इमरान खान हारा है इलेक्शन, तो वहाँ दिन दिहाड़े ठप्पे लगाए गए। वहाँ इलेक्शन इंतज़ामिया से लेकर पुलिस तक मुलविस थी ठप्पे लगाने में, उसकी वीडियो भी वायरल है। वहाँ पीटीआई के वर्कर गए, वहाँ पीटीआई के अहदेदार जब पहुँचे तो उनके सर फाड़े गए और बदमाशी की गई। पोलिंग स्टेशन से पीटीआई के एजेंटों को बाहर निकाल कर जो अब्दुल हकीम बलोच का जो गढ़ था, जो उसका अपना हलका था, वहाँ बैठकर उन लोगों ने ठप्पे लगाए। जिस तरह से पीपी ने ठप्पे लगाए उन बैलेट पेपरों पे, जो बैलेट पेपर वहाँ रखे हुए थे उनमें से पहले से तीर के निशान के ऊपर ठप्पा लगा हुआ था। ये इनकी बौखलाहट देखें पीपल्स पार्टी के, भाई जब आप जीत रहे थे तो ठप्पे क्यों लगाए जा रहे हैं। जो इनकी वीडियो मौजूद है और इलेक्शन कमीशन खाबे खरगोश के मज़े लेते हुए। लेकिन पीटीआई ने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन में। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं, क्या फ़ैसला देते हैं, इसको टेक ओवर भी करते हैं कि नहीं टेक ओवर करते हैं। इसके पहले जब जानिबदारी देखें इलेक्शन कमीशन की, जब डिस्का में इलेक्शन हुए थे तो उसके चंद हलकों में जो धुंध पड़ गई थी, तो उस धुंध की वजह से उन्होंने वो पूरा पोलिंग कैंसिल कर दिया। पूरा हल्के का पोलिंग कैंसिल करके वहाँ दोबारा इलेक्शन कराए गए। तो NA 237 में देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फ़ैसला देता है। इससे पहले इमरान खान की आम वर्कर ने अब्दुल हकीम बलोच को शिकस्त दी थी। पहले जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो वहाँ इमरान खान लीड कर रहा था, पीटीआई वहाँ से लीड कर रहा था। फिर घंटे 2 घंटे के बाद वही रिज़ल्ट रोके गए जो इससे पहले आरटीएस बिठाई गई 2018 में। 2018 में जब आरटीएस बिठाई गई थी वहाँ पीटीआई को बहुत नुकसान हुआ था। उस इलेक्शन को मैं खुद कवरेज कर रहा था, उस इलेक्शन को मैं खुद देख रहा था। तो जिससे पहले जब आरटीएस काम कर रहा था तो पीटीआई की अक्सरियत ज़्यादा थी। जब आरटीएस बैठ गई, रिज़ल्ट रुक गए, तो उसके बाद पीपी और पीएमएल की सीटें जादू की छड़ी की तरह से बढ़ने लग गए। तो पीटीआई की सीट कम हुए, तो वहाँ भी जानबूझकर पीटीआई की सीट कम कर दी गई, इम्पोर्टेड हुकूमत और पीपल्स पार्टी को दिए गए। तो वही आरटीएस सिस्टम से आज जब मलिर के रिज़ल्ट रुक गए तो एकदम से जब रिज़ल्ट आने लगे तो वहाँ 8 से 10,000 का लीड था अब्दुल हकीम बलोच का। तो यहाँ भी वो 2 नंबरी उनकी पकड़ी गई है। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या कहते हैं। अब दूसरे हल्के NA 239 में पड़ोस में उसका हल्का पड़ता है,
वहाँ 50,000 वोट ले रहे हैं इमरान खान, वहाँ 30 से 35,000 के लीड से जीत रहे हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी का कोई नाम और निशान तक नहीं, कोई नाम लेने वाला वहाँ उसके ऊपर नहीं, और उसकी बराबर में 10,000 के लीड से हकीम बलोच जीत रहा है। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि इन लोगों ने जो ठप्पे लगाए उनकी वीडियोस मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला देते हैं। NA 239 में MQM का बिल्कुल सफाया हो गया, पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया, कोई वोट उनको नहीं पड़ा, उनको बिल्कुल सफाया हो गया। NA 39 और NA 237 करीब पड़ते हैं। तो NA 237 की रिज़ल्ट देखें जो हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और 239 में देखें जहाँ इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहा है सिंधपुर हुकूमत, और पूरे PDM को मुंह की खानी पड़ी NA 239 में, जहां MQM का जो बंदा खड़ा था उसकी भी ज़मानत ज़ब्त हो गई। तो मैं कराची वालों को आज सलाम पेश करना चाहता हूं। कराची वालों ने हमेशा की तरह इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान को वोट दिया। MQM का तो सफाया कराची में तय हो गया, ये लिखा गया है कि MQM की कराची में अब कोई जगह नहीं। अब जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो क्लीन स्वीप करेगा PTI, वहाँ से देख लेना। पीपल्स पार्टी की भी ज़मानत ज़ब्त हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी जो सीटें जीत रही है वो भी ठप्पे लगाकर जीत रही है, अवाम इसको वोट नहीं दे रहा, अवाम में पीपल्स पार्टी अपने एतमाद खो चुकी है। तो इमरान खान को भी चाहिए कराची के साथ साथ अंदरूनी सिंध का दौरा करे, जो कि उसने कराची की जलसे में कहा था कि मैं सिंध का दौरा करूंगा। तो जैसे ही इमरान खान सिंध का तूफ़ानी दौरा करेंगे तो ये रही सही बची हुई पीपल्स पार्टी ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अवाम इन चोरों से बेजार है, इनको वोट नहीं देने वाली। इमरान खान जब एक डिस्ट्रिक्ट एक हल्के का जब दौरा करेंगे एक एक का, तो वहाँ की जो रिज़ल्टें निकलेंगी इंशाल्लाह आप सबके सामने होंगे। तो कराची ने बिलाकर अपने कप्तान का साथ दिया, वहाँ से क्लीन स्वीप कराया, MQM की खात्मा किया, और ये जो धांधली के साथ NA 237 में इन लोगों ने जीता है, तो इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन में ये चैलेंज होगा। अगर इसकी दोबारा वोटिंग हो जाती है तो PTI क्लीन स्वीप करेगी, PTI एक साइड से ये सीट निकाल लेगी। मगर जो अभी जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो कुछ दिन के लिए खाएं। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई इस इलेक्शन को सीरियस लेता है, इसकी अगर दोबारा वोटिंग होती है तो ये सीट भी पीपल्स पार्टी से निकल जाएगी। पीपल्स पार्टी ऊपर जो फुदक रहा है कि हमने 2 सीटें निकाली हैं। भाई आप 13 पार्टियां हो, 13 पार्टियां, पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन को मिलाकर एक बंदा एक पार्टी से आपने 11 में से सिर्फ 3 सीटें निकाली। 3 सीटें की कहानी मैं आपको बताता हूं। तो पीपल्स पार्टी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मुल्तान का सीट जीता है आपने, वहाँ 13 मिक्स अचार मिलकर एक PTI को आप लोगों ने शिकस्त दिया। वो जो टिकट एक मेरे ख्याल में वहाँ PTI की जो टिकट थी वो गलत थी। अगर वहाँ भी इमरान खान खड़ा हो जाता तो मेरे ख्याल में इसके रिज़ल्ट मुख्तलिफ होते, वो भी एक अच्छा सीट निकाल लेते इमरान खान। 3 MPओं की सीट में जो पंजाब में इलेक्शन हुए थे वो तीनों सीट नवाज शरीफ के थे, नून लीग के थे। उनकी मीडिया में जिक्र तक नहीं हो रहा, उनको जिक्र नहीं किया जा रहा। लिफाफे और मीडिया उनको ऐसे छुपा रहा है जैसे कि कोई नाजायज़ हो। जिनकी अपनी सीटें 2018 में जीते हुए MP की सीट जो PTI ने जीते हैं, वहाँ से 2 सीटें PTI ने निकाली हैं, एक नून लीग ने जीता, वो भी एक कम मार्जिन से 1500 या 1000 वोट की मार्जिन से वो जीती है। तो अगर ये इमरान खान के सीट अपने जीते हैं तो आपने भी 3 सीट अपने हारे हैं। इससे पहले कहते तो इमरान खान को इदारे लेकर आए, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। जब अवाम ने वोट नहीं दिया तो अब तो इमरान खान अपने बलबूते पे आया ना। तो अपनी बयानी के खुद जनाजा निकालते हुए पहले कुछ और बयान देते हो, जब वही बयान आपके गले पड़ता है तो कोई और बयान देने लग जाते हो। अब हालत ये हो गई है कि सलीम साफ़ी PDM के बारे में क्या फरमा रहे हैं, उनकी भी ज़रा सुने फिर बात कर। ताज़ियत कर ले दुआ के साथ। किसके लिए? आप हाथ तो डालिए ना, दुआ कर लेते हैं। PDM के लिए जो मरहूम हो गई है वो आपकी तहरीक और वो इनकलाब, उसके लिए फातिहा पढ़ दें। तो ये देखिए PDM के लिए भाई जनाजा पढ़ा जा रहा है, उनसे ताज़ियत की जा रही है। तो आप भी अगर देख रहे हैं तो आप भी PDM का ताज़ियत करें। इसके बाद अब हालत ये हो गई है कि मरहूम नवाज साहिबा क्या फरमा रही है इसके बारे में, वो भी सुने। ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा, इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। जी तो PDM वालों के लिए मरहूम नवाज साहिबा ने मशवरा दिया कि कोई भी गैरत वाला होता तो अपने घर से बाहर न निकलता। तो देखते हैं कि PDM वाले घरों से बाहर निकलते हैं या मरहूम नवाज की मशवरे पे अमल कर। तो ये हालत हो गई है इनकी। अब इनका हालत ये हो गई है कि जो मीडिया हाउसेस पे पैसे चलाए, जिन लिफाफों को उन्होंने लिफाफा दिया, वो भी इनकी बयानिए से दस्तबरदार हो रहे हैं। ये इस इबरतनाक शिकस्त के बाद वो भी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी डिफेंड करने को अब कुछ नहीं है। वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए, सवाल उठाने पर मजबूर हो गए। जो जियो था, जो जियो के लिफाफे थे, जो शाहजेब खानदादा है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, उसकी भी सुने।
نواز تھی، نہ حمزہ شہباز تھے، نہ نواز شریف صاحب تھے. نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت ہے اس وقت. اگر آپ کہیں کہ وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے تو یہ بہانہ تو ہو سکتا ہے، وجہ نہیں ہو سکتی ہے. مریم نواز صاحبہ کو کسی نے زبردستی ملک سے باہر نہیں بھیج دیا تھا بائی الیکشن سے پہلے. وہ لڑ لیتی اور کرتی کیمپین بائی الیکشن کی. حمزہ شہباز صاحب کیا شریف خاندان کے اب وہ سپوت ہیں جو اگر چیف منسٹر بنیں گے اور چیف منسٹر بن سکتے ہیں تو ہی وہ کیمپین کرتے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ وہ کیمپین کس نے روکا حمزہ شہباز کو؟ کس نے روکا تھا مریم نواز صاحبہ کو؟ کس نے روکا تھا نواز شریف صاحب کو؟ اور طلال چودھری صاحب فیصلہ آباد میں ہارے ہیں آپ. 2018 کے مقابلے میں زیادہ بڑے مارجن سے ہارے ہیں. آپ کا اپنا تعلق فیصلہ آباد سے. لڑ رہے ہیں عابد شیر علی صاحب جو آپ کے پنجاب کے صدر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا تعلق پنجاب سے. ان کے جو اپنے حلقے میں مختلف کانسٹیٹوئنسیز لگتی ہیں جنہوں نے خود نے ووٹ دیا ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کی کیسے ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ اگر بائی الیکشن سے پہلے چلی گئی تو آپ اس کو اپنی وکٹری کے طور پر پیش کریں گے کہ کیونکہ ہم اس لیے ہار گئے کہ مریم نواز صاحبہ نہیں تھی؟ یا آپ سے سوال ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کیوں نہیں تھی؟ آپ لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں نا پاکستان میں. اگر حمزہ شہباز نے نہیں کی تو آپ سے سوال ہوگا کہ حمزہ شہباز نے کیوں نہیں کی. آپ اس کو ایک ریزن اور وجہ کے طور پر بتائیں گے. اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں تو آپ سے سوال ہوگا کہ نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں، یا آپ اس کو ایک ریزن اور بہانے کے طور پر بتائیں گے کہ اس لیے ہم الیکشن ہار رہے ہیں. بھائی ہاریں گے. اگر عمران خان کہیں پہ کیمپین نہ کرتے تو کیا تحریک انصاف یہ کہتی کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے کیمپین نہیں کی تھی اس لیے ہم ہار گئے؟ بھائی انہوں نے محنت کی، انہوں نے جگہ جگہ جا کے کیمپین کی، آج جیت رہے ہیں. اب آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان خود کیمپین کر رہا تھا اس لیے وہ جیت گئے، ہمارے کیمپین نہیں کر رہے تھے. تو جی ناظرین، بات جب لفافے سوالوں کے اوپر آ جائے تو حالات بہت خراب ہے اس پی ڈی ایم کے اور اس امپورٹڈ حکومت کے. اب تو لفافے بھی جن کو پے کرتے ہیں، جن کو اپنے نیریٹو کے لیے کھڑا کیا گیا، جن کو میڈیا ہاؤسز میں بٹھایا گیا، جب وہ بھی ان سے سوال کریں تو اس امپورٹڈ حکومت کی حالات کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کے حالات کتنے خراب ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جب بھی الیکشن میں جائیں گے تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو بہترین حلقے ہیں جہاں یہ مضبوط ہیں، جہاں یہ سے جیت سکتے ہیں، بڑے بڑے برج عمران خان نے گرا دیے. فیصل آباد کو دیکھے عابد شیر علی، اس کے اپنے حلقے، اپنی کونسلر، اپنی پولنگ اسٹیشن سے وہ ہار گیا. رانا ثناء اللہ کے گھر کے قریب جو پولنگ اسٹیشن تھا، جو اس کا اپنا پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں سے وہ رانا ثناء اللہ اس کی نون لیگ ہار گئی. تو یہ حالت بنی ہوئی ہے ان کو. تو اب جو صاحب اقتدار ہیں، جو پاور کے، جن کے پاس پاور ہے، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستانی عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے. وہ ایک انقلاب چاہتی ہے بیلٹ کے ذریعے. اب فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ آپ کو انقلاب بیلٹ کے ذریعے منظور ہے یا روڈ، رستوں، کچہریوں پہ خون گرے، رستوں پہ خون گرے، اس انقلاب کی آپ انتظار کر رہے ہیں. یہ ملک ان سے نہیں چل رہا. ملک ان کی چلانے کی بس کی بات نہیں. پاکستان توبہ نعوذ باللہ ڈیفالٹ ہو چکا. اب ان کا صرف اعلان ہونا باقی ہے. اور جو امریکہ وہاں سے دھمکیاں دے رہا ہے ہمارے جوہری پروگرام کے حوالے سے، تو یہ امپورٹڈ حکومت اور بلاول کی ہمت نہیں ہوئی ان کو جواب دینے کی. شہباز شریف نے ایسے لپٹائی بیان دیا جیسے وہ امریکہ کے وزیر اعظم ہوں. ہمارا وزیر خارجہ جس کی بیان سنیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وزیر خارجہ ہمارا نہیں امریکہ کا ہے، جو بائیڈن کی بیان کی صفائیاں دے رہے ہیں. ان بے شرموں کی اتنی جرت نہیں کہ وہ امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو بات کر سکے، اس دھمکی کے اس کو جواب دے سکے. کوئی غلام صرف ایک اچھا غلام بن سکتا ہے، وہ حکمران نہیں بن سکتا. جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس پاور ہے، غم غصے کو سمجھیں اور الیکشن کی طرف معاملات کو لے کر جائیں. کیونکہ عمران خان پوری تیار ہے لانگ مارچ کے حوالے سے. جب عمران خان لانگ مارچ کی کال دے گا، اس کے بعد یہ امپورٹڈ حکومت کی کیا وقت رہ جائے گی، کیا حیثیت رہ جائے گی. عوام جب اپنا غم و غصہ بیلٹ کے ذریعے نکال رہا ہے، جب وہ عوام سڑکوں پر آئے گی تو ان کی کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ آپ مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں. تو بہتر یہ کہ صاف شفاف الیکشن کروائے جہاں معیشت کو استحکام ہوگی، جہاں پاکستان آگے بڑھے گا. پاکستان کے لیے ہم سب کو بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس امپورٹڈ حکومت کی ساکھ عوام میں گر چکی ہے. یہ عوام میں نکل نہیں سکتے، منہ چھپانی ان کو پڑ رہی ہے. جس الیکشن میں، جس حلقے سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. الیکشن کی طرف معاملات کو لے جایا جائے. صاف اور شفاف الیکشن. پاکستان کی ضمانتیں غیر یقینی کیفیت سے صرف الیکشن ہی نکال سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی عمران خان تو الیکشن کے لیے تیار ہے. جب جہاں الیکشن کراؤ گے تو عمران خان انشاءاللہ کلین سویپ کرے گا، چاہے وہ ضمنی ہو یا بلدیاتی ہو یا عام الیکشن ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے تجزیے تبصروں کے ساتھ. اللہ حافظ.